अब हम लोग क्लास 11th का डेटा देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 11th के डेटा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, ऐसी स्पीसीज जो अभी पता है, ठीक है ना। वैसे टोटल स्पीसीज तो हमारी पहले ही डिस्क्राइब हो चुकी थी, ठीक है ना। टोटल स्पीसीज रॉबर्ट मे ने कितना कहा था कि जो रॉबर्ट रॉबर्ट मे के हिसाब से जो टोटल स्पीसीज हैं अर्थ पर, वो अभी कितनी है, वो लगभग 7 मिलियन के आसपास रही होंगी। अभी स्पीसीज जो है अर्थ पे वो लगभग 7 मिलियन के आसपास है, ठीक है ना। तो 7 मिलियन में से हमने कितनी स्पीसीज डिस्कवर कर ली है, तो हमने 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर करके डिस्क्राइब कर दी है। तो इतनी स्पीसीज डिस्कवर और डिस्क्राइब हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर में। तो यहाँ पे कॉकरोच के साइज की बात हुई है, तो जो साइज ऑफ कॉकरोच होता है तो वो 1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस तक देखने को मिलता है। और अगर यही सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलता है, क्या, साइज ऑफ कॉकरोच, ठीक है ना। ये कॉकरोच का साइज होता है। अब एब्डोमेन की बात करते हैं, मेल और फीमेल में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में। तो टोटल 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेल फीमेल कॉकरोच में, ठीक है ना। और टोटल सेगमेंट कितने हो गए, 10, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बोट शेप स्टर्नम, तो स्टर्नम फीमेल में क्या होता है, जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है उसमें से जो सेवेंथ वाला सेगमेंट होता है वो बोट शेप हो जाता है, ठीक है ना। तो जो सेवेंथ स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, बोट शेप स्टर्नम हमको सेवेंथ स्टर्नम देखने को मिलता है। उसके बाद जो ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करता है, वो स्टर्ना कंबाइन होकर के जो ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करे, वो कौन कौन होते हैं, एट्थ और नाइन्थ स्टर्ना। तो एट्थ और नाइन्थ स्टर्ना मिल करके ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात याद रखना, ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन एट्थ या नाइन्थ सेगमेंट मिल करके करते हैं। तो बोट शेप कौन होता है, सेवन सेगमेंट। टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, 10। ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच कौन बनाता है, एट्थ और नाइन्थ स्टर्ना, ठीक है। वन आई बियर, एक आई में कितने ओमेटीडिया होते हैं, तो आई में हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कॉकरोच के। तो एक आई में लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया देखने को मिलते हैं। तो एक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया हमें देखने को मिलते हैं। अब टेस्टिस की बात करें तो कॉकरोच के केस में जो टेस्टिस होता है वो 4 से 6 सेगमेंट के बीच में होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, जैसे AK-47 होता है तो वैसे AK-46 याद रखेंगे। तो 4 और 6 क्या हो गया, ये टेस्टिस की लोकेशन हो गई मेल के केस में। तो मेल कॉकरोच में टेस्टिस की लोकेशन 4-6 एब्डोमिनल सेगमेंट में हमें देखने को मिलती है। ओवरीज की अगर लोकेशन बात करेंगे फीमेल कॉकरोच में, तो वो 2 to 6 सेगमेंट में देखने को मिलेगी। 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में हमको ओवरीज की लोकेशन देखने को मिलेगी और टेस्टिस की लोकेशन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। स्पर्मेथिका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट पे। तो 6th सेगमेंट में स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है। फीमेल कॉकरोच कितने ऊथिका प्रोड्यूस करती है, तो एक फीमेल कॉकरोच लगभग 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है वन फीमेल कॉकरोच। ऊथिका में कितने एग होते हैं, तो एक ऊथिका में लगभग 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। एक ऊथिका में लगभग 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकती है, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। तो 0.3 माइक्रोमीटर किसका साइज है, माइकोप्लाज्मा का साइज है, जो कि एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन में रहती है और जिसके पास सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बैक्टीरिया की साइज बात करी जाए तो नॉर्मल एवरेज अगर साइज की बात करते हैं तो एवरेज साइज कितना होता है बैक्टीरिया का, 3 to 5 माइक्रोमीटर। 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है किसी भी बैक्टीरिया का एवरेज साइज। अगर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की बात करोगे, जो आरबीसी होती है वो बाई कनकेव होती है। तो यहाँ पे इसका डायामीटर कितना होता है, ये डायामीटर कितना होता है, ये लगभग 7 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है, ठीक है ना। वाई 7, बिकॉज थाला फॉर अ रीजन। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की अगर बात करेंगे तो 7 माइक्रोमीटर क्या देखने को मिलता है, डायामीटर हमें देखने को मिलता है। अगर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यानी अगर यूकैरियोटिक सेल है, जैसे कि कोई भी ले लेंगे यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में जो साइज देखने को मिलता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर का देखने को मिलता है। तो यूकैरियोटिक सेल में साइज कितना देखने को मिलता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर।
यूकैरियोटिक सेल में साइज 10 टू 20 माइक्रोमीटर का साइज हमें देखने को मिलता है। साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, एक टिपिकल बैक्टीरिया के साइज की अगर बात करेंगे तो टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है, मतलब एवरेज साइज बैक्टीरिया का कितना होना चाहिए, 1 से 2 माइक्रोमीटर यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है ना, टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में 10 टू 20 माइक्रोमीटर, बैक्टीरियल सेल में 1 टू 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब वैसे हमें ये वाले से ज्यादा अच्छा डेटा हमको ये याद रखना होगा, बैक्टीरिया जो है ऑन एन एवरेज 3 टू 5 माइक्रोमीटर रहता है, ये तो बहुत कम रेंज बता रहा है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया का रेंज बताओ तो 3 टू 5 माइक्रोमीटर वाला बताना। ये डायग्राम से डेटा दिया हुआ है कि टिपिकल बैक्टीरिया जो होगा वो 1 टू 2 माइक्रोमीटर होगा, पर हमसे अगर बैक्टीरिया जनरली पूछेगा तो 3 टू 5 माइक्रोमीटर बताएंगे, और यूकैरियोटिक सेल पूछेगा तो कितना बताएंगे, 10 टू 20 माइक्रोमीटर बताएंगे, ठीक है ना। साइज ऑफ पीपीएलओ, तो पीपीएलओ का साइज जैसे हो गया प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो पीपीएलओ, पीपीएलओ जो है वो माइकोप्लाज्मा के अंडर में ही आता है, तो माइकोप्लाज्मा के अंडर पीपीएलओ आता है, तो माइकोप्लाज्मा ऑलरेडी बहुत छोटा है 0.3 माइक्रोमीटर, तो 0.3 से छोटा क्या हो जाता है 0.1 माइक्रोमीटर, तो पीपीएलओ जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर का हमें देखने को मिलता है, पीपीएलओ इज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। वायरसेस की साइज की बात करोगे तो वायरस का जो साइज होता है, वायरस का साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर का साइज हमें देखने को मिलता है, किसमें, वायरस में। तो वायरस का साइज की जब बात करेंगे तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देना यहाँ पे, तो तुम्हें क्या साइज मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा वायरस का, ठीक है ना। देखो बैक्टीरिया का साइज कितना था, 2 माइक्रोमीटर तक हम लोग जा रहे थे ना, जैसे बोल रहे थे 3 टू 5 माइक्रोमीटर तक का ऑन एन एवरेज होता है, तो 2 माइक्रोमीटर बीच में ही आता था, इसके आगे एक जीरो लगा दो तो 0.2 से लेकर के 0.02 माइक्रोमीटर का वायरस होता है। यानी अगर बैक्टीरिया इतना बड़ा होगा तो उसके ऊपर छोटा सा वायरस आएगा, है ना, वायरस हमेशा छोटा रहेगा। तो ये कितना था, ये लगभग 2 माइक्रोमीटर अगर मैं बोल रहा हूँ ये वायरस है, तो ये कितना रहेगा, इसका साइज जो रहेगा वो 0.2 माइक्रोमीटर का रहेगा या फिर 0.02 माइक्रोमीटर का रहेगा, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, ये वायरसेस के साइज की बात हो गई, ठीक है ना। वायरस का साइज कितना हो गया, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का हो गया। राइबोसोम की अगर साइज की बात करेंगे तो राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेल है, तो सेल से छोटा होता है ऑर्गेनेल, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये नैनोमीटर में होता है। लगभग 15 टू 20 नैनोमीटर हमें साइज देखने को मिलता है एक राइबोसोम का, ठीक है ना, कितना, 15 टू 20 नैनोमीटर एक राइबोसोम का साइज देखने को मिलता है। अब एरिथ्रोसाइट आरबीसी में जब हम लोग देखते हैं तो आरबीसी में कितने परसेंट प्रोटीन देखने को मिलता है, तो हमें पता है आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन करने के लिए उसके पास एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो आरबीसी का मेन फंक्शन ही है ऑक्सीजन कैरी करना, इस वजह से 52% उसमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है जो कि हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट के अंदर 52% क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन। एरिथ्रोसाइट के अंदर 52% प्रोटीन होता है। लिपिड इन एरिथ्रोसाइट, अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड कितना प्रेजेंट होगा, 40% लिपिड होता है, तो 52% क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन, और 40% क्या देखने को मिलेगा, एरिथ्रोसाइट। पर यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसके 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है, 40% लिपिड होता है, ठीक है ना। लिपिड की बाई लेयर, अब आरबीसी होगा तो आरबीसी के अंदर बाहर कुछ नहीं होता, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है इसमें 52% क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन, और जो 40% होता है 40% क्या देखने को मिलता है, लिपिड देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसकी बात थी, एरिथ्रोसाइट की बात थी। साइज ऑफ सिस्टर्ने, तो सिस्टर्ने की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। तो सिस्टर्ने का साइज जो होता है वो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है। 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर किसका साइज है, सिस्टर्ने का साइज है, ठीक है ना। अब ये तो सिस्टर्ने का साइज था, अगर डायामीटर ऑफ माइक्रोमीटर की बात, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर कितना होता है, ये डायामीटर माइटोकॉन्ड्रिया का कितना होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है वो होता है 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक, ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर हमें डायामीटर देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर 0.5 माइक्रोमीटर का होता है।
लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे तो वन से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर होता है। 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करोगे तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बड़ा ऑर्गेनेल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बड़ा ऑर्गेनेल होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम लोग देखते थे ना तो लो पावर माइक्रोस्कोप से भी क्लोरोप्लास्ट को देखा जा सकता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसका साइज जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो 5 टू 10 माइक्रोमीटर होता है। तो 5 टू 10 माइक्रोमीटर हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप में, पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखता है। तुम पत्ती लेकर के आओ, उसमें ग्राइंड करके देखने का कोशिश करो, तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा। उसे स्टेन भी करना पड़ता है, और प्लस उसका साइज भी, डायमीटर हमने देखा ना सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर, और इसका साइज ही कितना है क्लोरोप्लास्ट का, 5 माइक्रोमीटर से तो स्टार्टिंग है साइज की, ठीक है। विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करोगे तो 2 टू 4 माइक्रोमीटर क्या होता है, विड्थ होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का विड्थ 2 टू 4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर की बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में ये हमें दिया गया था कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो कि अर्थ में प्रेजेंट होती हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, लेकिन रिलेटिव नंबर किसका ज्यादा होता है, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनका कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस हमें ये जानना है कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब एरिकिडोनोइक एसिड जो होता है, एरिकिडोनोइक एसिड एक फैटी एसिड है, और फैटी एसिड क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लॉन्ग चेन होती है, तो एरिकिडोनोइक एसिड में कितने कितने कार्बन आएंगे, तो 20 कार्बन आते हैं। तो 20 कार्बन आते हैं किसमें, एरिकिडोनोइक एसिड को। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है उसको काउंट करते हैं। मैंने बोला था लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कार्बन काउंट करेंगे तो एरिकिडोनोइक एसिड में 20 कार्बन आते हैं। अगर इस कार्बन को हटा दोगे तो 19 हो जाएंगे, और इस कार्बन को काउंट करके चलोगे तो 20 हो जाएंगे। तो एरिकिडोनोइक एसिड में 20 कार्बन होते हैं इन टोटल, इंक्लूडिंग कार्बोक्सी ग्रुप। और पाल्मेटिक एसिड जो होता है, पाल्मेटिक एसिड से जो भी ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें बनती है, ठीक है ना। तो पाल्मेटिक एसिड में 10 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर हम लोग काउंट कर ले तो उसको मिला करके कितने कितने होते हैं हमारे पास, 10 हमें देखने को मिलते हैं कार्बन एटम्स, ठीक। अब अगर बात करें कि सेल में क्या ज्यादा देखने को मिलता है, तो सेल में हमने कैसे याद किया था, पानी, पानी वाली कार ली, ठीक, पानी वाली कार ली, पानी में चलने वाली कार ली। तो पानी सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका देखने को मिलेगा, पानी का देखने को मिलेगा, जो कि कितना है, 70 टू 90% पानी है। फिर प से क्या हो जाएगा, प्रोटीन। इसके बाद प्रोटीन होता है कितना, 10 टू 15%। न से क्या हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज फिर 5 टू 7% होते हैं। फिर कार ली, कार में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कितना हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 3% के आसपास, ठीक है ना। और ली का मतलब लिपिड, लिपिड कितना हो जाएगा, 2% के आसपास लिपिड हो जाएगा। फिर जो आयंस होते हैं वो और भी कम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है, पानी, कारली, ठीक है ना। तो यहां से ये चीज याद रहेगा कि वाटर जो है सबसे ज्यादा है, 70 टू 90% वाटर देखने को मिलता है। प्रोटीन जो होता है वो 10 टू 15% देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो, कार्बोहाइड्रेट कितना देखने को मिलता है, 3% के आसपास कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। लिपिड 2% के आसपास देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 5 टू 7% देखने को मिलता है। आयंस की बात करेंगे तो हमें 1% के आसपास आयंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम नहीं होता है तो जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो H2CO3 होता है, ठीक है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब इसके सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन पाते हैं, एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल के आसपास ही बन पाते हैं, ठीक है ना। वहीं जब एंजाइम आ जाता है तो यही रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। यानी जो H2O का और CO2 का रिएक्शन करके H2CO3 हम लोग बना रहे थे, तो यही रिएक्शन फास्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो एंजाइम की प्रेजेंस में 10 मिलियन टाइम्स हो जाएगा, और इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स ही बन पाते हैं पर आवर, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। तो ह्यूमन सेल जो होती है वो 24 आवर में ही डिवाइड करती है, यानी
आफ्टर 24 आवर एक ह्यूमन सेल दो डॉटर सेल में ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कब होता है? हर 24 आवर में हो रहा होता है। ईस्ट सेल की बात करेंगे तो ईस्ट सेल को डिवाइड होने में 90 मिनट्स का समय लगता है। ईस्ट सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगता है? 90 मिनट्स लगता है। तो ईस्ट सेल के डिवाइड होने का समय 90 मिनट्स होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले में बात करें तो पीएस वन का रिएक्शन सेंटर कितने पे होता है, या फिर पीएस वन कितने की लाइट एब्जॉर्ब करता है? तो पीएस वन जो है वो 700 की वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। 700 नैनोमीटर की जो लाइट रहेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। वहीं अगर पीएस टू होगा तो वो 600 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। पीएस टू पीएस टू जो होता है उसमें रिएक्शन सेंटर कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो पीएस टू का जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, वो कितने की लाइट एब्जॉर्ब करता है, या फिर किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करना प्रेफर करता है? तो वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करना प्रेफर करता है, ठीक है ना। तो पीएस टू का रिएक्शन सेंटर रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करना प्रेफर करता है, ठीक है ना। लाइट सेचुरेशन, कितने टाइम के बाद लाइट सेचुरेट हो जाती है? यानी हमें पता था कि प्लांट को लाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो कितना परसेंट लाइट अगर हम लोग दे दे प्लांट को, उसके बाद उसकी कमी पूरी हो जाए, तो उसी को बोलते हैं कितने पे सेचुरेशन हो जाएगा? तो बस 10% ऑफ टोटल सनलाइट, जो टोटल सनलाइट अर्थ पे पड़ रही है उसका सिर्फ 10% अगर प्लांट को मिल जाएगा तो उसकी जो नीड है लाइट की वो पूरी हो जाएगी। तो सिर्फ 10% की ही नीड होती है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में हम लोग बोलते हैं कि 3% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑफ टोटल। तो इसी को जब हम लोग पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.03 टू 0.04। ये किसकी कंसंट्रेशन है? CO2 की एटमॉस्फेयर में। तो 0.03 से लेकर के 0.04 माइक्रोलीटर में बोल दो या फिर पीपीएम में बोल दो, दोनों एक ही बात है। C4 प्लांट का सेचुरेशन कब होता है, यानी C4 प्लांट की भूख कितने अमाउंट पे हो जाती है? मतलब C4 प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उसकी डिमांड है, तो कितने पे उसकी डिमांड पूरी होती है? तो उसको 360 चाहिए होता है। जैसे बायो में पूरा 360 मार्क्स होते हैं, वैसे ही C4 प्लांट को टोटल 360 माइक्रोलीटर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और C3 प्लांट की जो डिमांड होती है, C3 प्लांट की डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है, वो 450 पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो C3 की डिमांड ज्यादा है और C4 की डिमांड खाली 360 है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में आ जाते हैं। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में लिखा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो NADH से 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब जो वैल्यू होती है जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हम लोग रेस्पिरेटरी कोशेंट निकालते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट कैसे निकाला जाता है कि कितना CO2 एवॉल्व हो रहा है और कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे रेस्पिरेटरी कोशेंट आता है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है 1 के बराबर। प्रोटीन में रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है 0.9 के बराबर। फैट्स में रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है 0.7 के बराबर, ठीक है ना। मैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड ये क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड में जो वैल्यू होती है रेस्पिरेटरी कोशेंट की वो 1 से ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैलिक एसिड में 1.33 देखने को मिलती है और ऑक्सैलिक एसिड में 4 के आसपास देखने को मिलती है। तो याद रखना है कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड है उसमें वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है, एक से ज्यादा, ठीक है ना। फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं कि ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ट्रैकिया जो होती है, ट्रैकिया कौन से लेवल पे जाकर के डिवाइड करती है? तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे जाकर के ट्रैकिया जो होती है वो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में ट्रैकिया डिवाइड होती है। अगर ह्यूमन के ब्रीदिंग रेट की बात करेंगे तो ह्यूमन जो है वो 12 टू 16 टाइम्स इन अ मिनट ब्रीथ करता है। तो एक मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग रेट होता है। टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल कंडीशन में ली गई सांस और छोड़ी गई सांस जो होती है वही क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम। तो वो कितना वॉल्यूम में होती है? 500 ml होता है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2500 से लेकर के 3000 ml तक।
तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml तक होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1000 ml से 1100 ml तक के पास, ठीक है ना। तो 1000 ml से 1100 ml के पास कौन होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, वो 1100 से लेकर के 1200 ml के आसपास रहता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 1100 से 1200 ml के आसपास रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो गैस हम सांस लेते हैं तो उसका कितना पार्शियल प्रेशर होता है अलग अलग लोकेशन पे। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर जब हम लोग निकालते हैं तो 159 होता है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है और ऑक्सीजन 159 है। एल्वियोलाई में बात करेंगे तो एल्वियोलाई में आने के बाद ऑक्सीजन 104 हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 हो जाती है। ये कहाँ पे है, ये हमारी एल्वियोलाई के अंदर है, ठीक है ना, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40% देखने को मिलता है, यानी इसका पार्शियल प्रेशर 40 देखने को मिलता है और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 देखने को मिलता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45 देखने को मिलता है। फिर जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो ऑक्सीजनेट होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 देखने को मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 देखने को मिलता है, ठीक है। टिश्यूज की बात कर ले तो टिश्यू में जाने के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ये 40 देखने को मिलता है और टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये दोनों जगह सेम देखने को मिलता है कंडीशन, ठीक है ना। टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो टिश्यू में भी 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 होता है। टिश्यू में भी कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड 45% होता है, ठीक है ना। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम्स हायर देखने को मिलती है ऑक्सीजन से। तो solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. Solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. अब कितने परसेंट ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो लगभग 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 97%, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है वो 20 to 25 टाइम्स ही हो पाता है, ठीक है ना। तो आरबीसी ज्यादा से ज्यादा क्या किसको कैरी करके रहती है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में यही 20 to 25 टाइम्स परसेंट ही लेकर के जा पाती है, ठीक है ना। और सॉल्युबिलिटी भी कितनी थी, 20 to 25 टाइम्स हायर थी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो डेटा दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर ही है। तो सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर देखने को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड में आरबीसी के लिए अगर बात करी जाए तो आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में यहां से हमें याद रखना है कि प्लाज्मा जो होता है वो बॉडी में कितना देखने को मिलता है, 55% प्लाज्मा हमको देखने को मिलता है बॉडी में, ठीक है ना। प्लाज्मा कितना देखने को मिलता है, 55% हमें। टोटल ब्लड का 55% क्या होता है, टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन जो है वो टोटल ब्लड का 6 to 8% क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो टोटल ब्लड का 6 to 8% प्रोटीन देखने को मिलती है, ठीक है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% हमें फॉर्म्ड एलिमेंट देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मा 55% हो गया और 45% क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। तो 45% इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा की अगर बात करें तो 55% क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है ना। प्रोटीन कितना है, 6 to 8% है। अगर वाटर कंटेंट की बात करें कि प्लाज्मा में वाटर कंटेंट कितना देखने को मिलता है, तो प्लाज्मा में जो वाटर कंटेंट होता है वो 90 to 92% हमें वाटर कंटेंट देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा में वाटर कंटेंट कितना हो गया, 90 to 92% हो गया। एक हेल्दी पर्सन में, एक हेल्दी मैन में आरबीसी कितनी देखने को मिलेगी, एक हेल्दी मैन में जो आरबीसी होती है वो लगभग 5 to 5.5 मिलियन हमें आरबीसी देखने को मिलती है। एक हेल्दी मैन में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी देखने को मिलती है। 10 ml ब्लड अगर हम लोग लेते हैं तो उस 10 ml में कितना हमको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, उस 10 ml में लगभग 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। तो उस 10 ml में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
डब्ल्यूबीसी की बात करें तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, तो 6000 टू 8000 हमें डब्ल्यूबीसी देखने को मिलते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। न्यूट्रोफिल्स की अगर बात कर ले तो न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं टोटल ब्लड में, अगर डब्ल्यूबीसी में बात करें तो डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में रिलेटिवली कितना न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है, तो रिलेटिवली जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो 60 टू 65% हमें न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलता है। तो टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 टू 65% कौन है, न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल्स की बात करेंगे तो बेसोफिल्स कितने हो जाते हैं, बेसोफिल्स हो जाते हैं तो बेस बेस मतलब एकदम मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.5 से 1, तो 0.5 से 1% की वैल्यू हमें किसकी देखने को मिलती है, बेसोफिल्स की वैल्यू हमको देखने को मिलती है। मोनोसाइट की बात करोगे तो मोनोसाइट की जो वैल्यू होती है वो 6 टू 8% होती है, मोनोसाइट की वैल्यू 6 टू 8% देखने को मिलती है। इओसिनोफिल्स की अगर वैल्यू देखेंगे या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। तो इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स की जो रिलेटिव अबेंडेंस होती है डब्ल्यूबीसी में वो 2 से 3% के आसपास होती है, तो 2 से 3% के आसपास क्या देखने को मिलते हैं, हमें इओसिनोफिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, तो लिम्फोसाइट कितने देखने को मिलते हैं 20 टू 25% हमें लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स की बात करोगे तो प्लेटलेट्स 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 के आसपास हमें प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, तो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हमें याद रखना है किडनी, किडनी का डायमेंशन याद रखना है। तो किडनी जो होती है वो 10 टू 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, 10 टू 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। तो लेंथ की अगर बात करें, लेंथ विड्थ और थिकनेस तीन चीजें होती है, लेंथ विड्थ और थिकनेस। लेंथ जो होती है वो 10 टू 12 होती है, विड्थ की बात करोगे विड्थ तो 5 टू 7 होती है और थिकनेस की बात करोगे तो 2 टू 3 होती है, ठीक है। तो लेंथ होती है 10 टू 12 और विड्थ जो होती है 5 टू 7 और थिकनेस जो होती है वो 2 टू 3 हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। 10 टू 12 इज योर लेंथ, विड्थ इज 5 टू 7 एंड थिकनेस इज 2 टू 3, ठीक है ना। सेंटीमीटर में है ये सारा डेटा, ठीक है ना। ये सारा डेटा किडनी के लिए इतना है। उसके बाद ब्लड जो फिल्टर होता है किडनी के द्वारा, तो कितना ब्लड फिल्टर होता है किडनी के द्वारा, तो किडनी के द्वारा 1/5 ऑफ टोटल ब्लड जो कि कितना होता है 1100 से 1200 ml जो होता है, इतना ब्लड जो किडनी है वो लगातार फिल्टर कर रही होगी। किडनी के वेट की बात करोगे तो किडनी कितनी भारी होती है, तो 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है ना। किडनी का जो वेट होता है वो 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम के आसपास होता है। तो कितना ब्लड पंप कर रही है, 1/5 ऑफ टोटल ब्लड विच इज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड, इतना ब्लड हमारा पंप हो रहा होता है, ठीक है ना। जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट, अगर जीएफआर की वैल्यू की हम लोग बात करेंगे तो जीएफआर कितना होता है, जीएफआर जो होता है वो होता है 125 ml पर मिनट, तो 125 ml पर मिनट हमें देखने को मिलता है क्या, जीएफआर, ठीक है ना। जीएफआर की वैल्यू कितनी हो गई 125 ml पर मिनट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जीएफआर हो गया। अब वहां पे बात कर ले कि पर डे के हिसाब से बताओ कि पर डे में कितना जीएफआर बन रहा होता है, तो पर डे के हिसाब से अगर जीएफआर हम काउंट करते हैं तो पर डे के हिसाब से 180 लीटर बन रहा होता है पर डे, ठीक है ना। 180 लीटर पर डे हमें देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। यूरिन रिलीज पर डे, तो पर डे के हिसाब से यूरिन कितना रिलीज हो रहा होता है, तो पर डे के हिसाब से जो यूरिन पास हो रहा होता है वो सिर्फ 1.5 लीटर ही पास हो रहा होता है। तो पर डे के हिसाब से यूरिन जो पास हो रहा होता है वो कितना होता है, सिर्फ 1.5 लीटर ही देखने को हमको मिलता है, ठीक है। अब उस 1.5 लीटर ऑफ यूरिन में कितना यूरिया एक्सक्रीट हुआ है, पूरा तो यूरिया एक्सक्रीट हो नहीं रहा होगा, तो कितना यूरिया एक्सक्रीट हुआ है वो होता है लगभग 25 टू 30 ग्राम। अब किडनी कुछ यूरिया स्टोर करके भी रखती है मेडुला में, ताकि क्या कर सके, ताकि अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करके रख सके, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि कितना यूरिया पास होता है, यूरिया पास होता है 25 टू 30 ग्राम, ठीक है ना। जीएफआर कितना बनता है, पर डे का पूछे तो 180, और अगर पूछे कि पर मिनट कितना बनता है तो 125 ml पर मिनट होता है। कितना यूरिन पास होता है, यूरिन सिर्फ 1.5 लीटर होता है। देखो पर डे बन कितना रहा है 180 और पास कितना हो रहा है 1.5 लीटर ही पास हो रहा है, ठीक है ना। और कितना यूरिन रिलीज हो जो यूरिन रिलीज हो रहा है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज हो रहा है, तो यूरिया जो रिलीज हो रहा है वो 25 से 30 इतना यूरिया रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में
ये हमको याद रखना है कि जो वेट ऑफ मसल्स इन एडल्ट ह्यूमन में मसल्स का कितना वेट होता है, तो एडल्ट ह्यूमन में जो मसल्स होती है उनका वेट होता है 40 to 50%। यानी पूरी बॉडी का वेट अगर देखोगे तो उसका 40 to 50% सिर्फ किससे आ रहा होता है, मसल से आ रहा होता है। यानी आपका आधा भार क्या है, सिर्फ मसल्स के कारण आ रहा है, ठीक है ना। बोन्स की बात करें तो एक ह्यूमन में कितनी बोन्स देखने को मिलती है, 206 हड्डियां हमको देखने को मिलती हैं एक ह्यूमन में, ठीक है ना, 206। एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे तो एक्सियल स्केलेटन कितने होते हैं, कितनी बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन में, 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में। क्रेनियल क्रेनियल जो क्रेनियम होता है जिसे ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, तो ब्रेन बॉक्स में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो 8 बोन्स प्रेजेंट होती है क्रेनियम में, ठीक है ना। एक्सियल में 80, क्रेनियल में 8 बोन, ठीक है ना, एक जीरो हटा दिया है, ठीक है। फेसियल में फेस में कितनी बोन्स होती है, फेस में टोटल 14 बोन्स हमको देखने को मिलती है, तो फेस में टोटल 14 बोन्स हमें देखने को मिलती हैं। अब लिम्ब की बात करोगे तो लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, तो जो लिम्ब होती है वो लगभग 30 बोन से मिलकर के बनी होती है। तो लिम्ब कितनी बोन से मिलकर के बनी होती है, लगभग 30 बोन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ मसल्स की बात करेंगे तो मसल की वजह से 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट आता है। टोटल बोन 206 होती है, एक्सियल हड्डियां 80 होती है, क्रेनियल में हमें 8 बोन देखने को मिलती है, फेसियल की बात करोगे तो 14 बोन देखने को मिलती है। और लिम्ब की बात करोगे यानी हाथ पैर में हमें कितने का सेट देखने को मिलता है, 30 बोन का सेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। सर्वाइकल सर्वाइकल कितनी बोन होती है, सर्वाइकल 7 बोन होती है, सर्वाइकल बोन 7 होती है, ठीक है ना। थोरैसिक कितनी होती है, थोरैसिक हमारी 12 बोन्स होती हैं, तो 12 बोन्स थोरैसिक होती हैं। लंबर की बात करोगे तो लंबर 5 बोन्स है, तो 5 बोन्स जो होती है वो लंबर कहलाती है। फिर सैक्रल और कॉक्सीजियल जो होती है ये फ्यूज हो जाती है, तो एक सैक्रल एक कॉक्सीजियल, ये एक एक बोन देखने को मिलती है। रिब्स की बात करेंगे तो रिब्स में हमें 12 पेयर ऑफ बोन्स देखने को मिलती है, रिब्स में हमें 12 पेयर ऑफ बोन्स देखने को मिलते हैं। टार्सल्स की बात करेंगे जिसे एंकल बोन भी बोलते हैं, तो टार्सल्स में हमें 7 बोन देखने को मिलती है, टार्सल्स में 7 बोन देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब मेटाटार्सल की बात करोगे तो मेटाटार्सल में 5 बोन्स देखने को मिलेगी, तो मेटाटार्सल में 5 बोन्स देखने को मिली और टार्सल्स में 7 बोन्स देखने को मिलेगी, ठीक। फैलेंजेस, हाथ में जो उंगलियां होती हैं, तो हाथ में जो उंगलियां होती है उसमें कितने फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, तो 14 बोन्स प्रेजेंट होती है फैलेंजेस में, ठीक है ना। कार्पेल की बात करोगे तो कार्पेल में 8 बोन प्रेजेंट होती है, तो कार्पेल में 8 बोन प्रेजेंट होती है, मेटाकार्पेल में 5 बोन प्रेजेंट होती है। अब कार्पेल में 8 बोन था लेकिन टार्सल में 7 बोन होता है, ये चीज याद रखना है कि कार्पेल में तो यहाँ पे कितनी बोन्स थी, 8 बोन थी, वहीं टार्सल की बात करोगे तो टार्सल में 7 बोन्स ही देखने को मिलती है, एक बोन फ्यूज हो जाती है, ठीक है। और मेटाकार्पल में, यहाँ पे मेटाकार्पल में भी 5 बोन है और वहां पे मेटाटार्सल्स में भी 5 बोन देखने को मिल रही थी, ठीक है ना। पेल्विक गर्डल में हमें 2 कॉक्सिजियल बोन देखने को मिलती है, ठीक है ना। इलियम इशियम प्यूबिस 3 बोन फ्यूज होती हैं, तो 3 बोन फ्यूज होंगी एक साइड और 3 बोन फ्यूज होंगी एक साइड, तो टोटल कॉक्सिजियल बोन 2 देखने को मिलती है, ठीक है ना, पेल्विक गर्डल में, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेटा।